एग्जाम्पल नंबर 7.5। सवाल में सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान दो। आपसे कहते हैं केसी फॉर द गिवन रिएक्शन एट सर्टेन टेम्परेचर इज 2.72। एक इक्वेशन आपको गिवन है, a प्लस 3b गिव्स 2c। कहते हैं इस रिएक्शन की जो केसी वैल्यू है वो 2.72 है। कहते हैं इफ इन आ 5 dm क्यूब रिएक्शन वेसल, आपको वॉल्यूम भी दे दिया गया 5 dm क्यूब, मिक्सचर कंटेन 8 मोल्स A, 6 moles B and 5 moles C. Predict whether the reaction is in equilibrium. If not, what is the direction of net reaction? आपको बता दिए हैं इनके मोल। A के मोल आपको बताए गए 8, B के 6 और C के 5। मुझे बताना है कि इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश है या नहीं, और अगर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं है तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होनी चाहिए इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने के लिए, वो भी मुझे बताना है। आपको याद होगा इस न्यूमेरिकल में हम एक चीज लिखते थे कि ये इनिशियल है या इक्विलिब्रियम पर है। क्या यहां पर मैं लिखूं या नहीं? असल में सवाल खुद आपसे यही पूछ रहा है ना कि बताओ रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है या नहीं। सवाल ने क्लियर नहीं किया कि ये इनिशियल है या इक्विलिब्रियम। सवाल तो खुद आपसे पूछ रहा है कि बताओ इक्विलिब्रियम है या नहीं। इसका मतलब सवाल के अंदर ये बात क्लियर नहीं है कि ये इक्विलिब्रियम है या इनिशियल। आपको पता लगाना है खुद से, ठीक है। और पता कैसे लगाएंगे? मैंने आपको एप्लीकेशन बताई थी क्या, कि अगर QC और KC बराबर होंगे तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश है, और अगर KC और QC बराबर नहीं है तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं। तो QC निकाल लेते हैं हम, लेकिन QC निकालने से पहले मोल को किस में कन्वर्ट कर लेना है हमें? मोल पर DM क्यूब। मतलब कंसंट्रेशन कैसे करूंगा बेटा? 8/5 यहां पर 6/5 5/5 डिवाइड करो और बताओ। मोल पर DM क्यूब, मोल पर DM क्यूब कर लिया। अब मुझे KC के बजाय QC का फॉर्मूला लगाना है। QC का मतलब होता है स्टेट ऑफ रिएक्शन, कि इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश है नहीं है, उसे निकालने के लिए, उसे मालूम करने के लिए QC कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो QC का फॉर्मूला क्या है बेटा? वही प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है आपके पास? C। कोफिशिएंट को क्या बनाएंगे? पावर। A का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, B का कोफिशिएंट क्या है बेटा? ये QC की एक्सप्रेशन बन गई। अब मैं वैल्यूज को पुट करूंगा और QC की वैल्यू निकाल लूंगा। QC बराबर है 5 का स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर
1.6 और 1.2 का क्यूब। इसे सॉल्व करो और आंसर बताओ। (0.36). अब QC आपने निकाल ली, KC सवाल में गिवन है, मुझे बताओ QC बड़ा है या KC? ऑब्वियसली KC बड़ा है, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर, सिंस QC is not equal to KC, therefore reaction is not at equilibrium। क्योंकि भाई QC और KC बराबर आए नहीं है, इसका मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर नहीं। अगर सवाल में सिर्फ इतना पूछते ना कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश है या नहीं, तो इतना जवाब काफी था। लेकिन सवाल में आगे आपसे कह रहे हैं कि इफ नॉट, अगर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं है तो हमें फिर डायरेक्शन भी बताओ। तो हम क्या कहेंगे, the value of QC is less than KC, that is 0.36 is less than 2.72, therefore the net direction, या इसे आसान कर देते हैं, reaction will proceed to, अच्छा अगर आपके पास QC की वैल्यू कम है और KC की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब रिएक्शन को कहां जाना चाहिए, फॉरवर्ड। द रिएक्शन विल प्रोसीड टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्यों जाना चाहिए, एज टू अचीव इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो एस्टैब्लिश नहीं है, लेकिन अगर रिएक्शन की रफ्तार फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ जाए, जो कि बढ़ेगी ऑब्वियसली, क्योंकि आपने पढ़ा है कि हर रिवर्सिबल रिएक्शन का जो फेट है, जो उसकी किस्मत है, उसमें इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम अभी नहीं, बाद में तो एस्टैब्लिश हो जाएगा। और बाद में एस्टैब्लिश कैसे होगा, क्योंकि नेट डायरेक्शन जो है वो कौन सी होनी चाहिए, ताकि इक्विलिब्रियम। अच्छा, जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा तो प्रोडक्ट में इजाफा होगा, जब प्रोडक्ट में इजाफा होगा तो QC की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब QC की वैल्यू बढ़ेगी तो इसके बराबर हो जाएगी, बराबर होगी, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। कॉपी कर लो, हेडिंग लगाओ, ली शैटलियर प्रिंसिपल। बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं उतनी ही आसानी से आपको जल्दी से बात समझा दूंगा। इज ली शैटलियर प्रिंसिपल, और होपफुली इसकी एप्लीकेशन भी आज ही डिस्कस करेंगे। मार्क कर लो, ये सवाल पेपर में लॉन्ग में आता है। इस चैप्टर से 2 लॉन्ग सवाल बनता है, एक है लॉ ऑफ मास एक्शन और दूसरा है ली शैटलियर प्रिंसिपल। ये दोनों ही लॉन्ग में आता है, और दोनों ही अपनी जगह आसान है। अच्छा, नेक्स्ट वीक से आपके वीकली टेस्ट फिर से स्टार्ट हो रहे हैं, 8 से हो गए, अच्छी बात है। केमिस्ट्री का किस दिन होता था, सैटरडे को, इस सैटरडे को है, ओके ठीक है। स्टार्ट करूं, थोड़ी सी मुश्किल बात है, लेकिन इतनी भी नहीं है। ध्यान दोगे आराम से बात समझ आ जाएगी। सारे काम छोड़ दो और यहां तवज्जो दो। मान लो मेरे पास एक पेंडुलम है जिसके एंड में एक वेट लगा हुआ है, ठीक है। अभी ये रुका हुआ है, रेस्ट की हालत में है, तो मैं कहूंगा ये अभी इक्विलिब्रियम पर है, ठीक। आप क्या करो, इस
ऑब्जेक्ट को आप खींच कर यहां ले आओ, इधर, ठीक है, और आप इसे छोड़ दो, क्या अभी भी ये इक्विलिब्रियम पर रहेगा? नहीं। इसका मतलब आपने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया। ये यहां से आएगा, ऐसे ऐसे आएगा और यहां पर चला जाएगा, है ना? इसका मतलब आपने इफेक्ट डाला था राइट डायरेक्शन पे, इस मोशन को काउंटर करने के लिए सिस्टम कहां चला गया? लेफ्ट। मतलब आपने जो इफेक्ट डाला उसका अपोजिट इफेक्ट डाला किसने? सिस्टम ने, ठीक है, ताकि आप जो स्ट्रेस डाल रहे हो ना उसे काउंटर कर सके। फिर क्या होगा? ये वापसी यहां पर आ जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां, ऐसे करते करते यहां पर आकर ये दोबारा से रुक जाएगा और फिर से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर एक सिस्टम है जो कि इक्विलिब्रियम पर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इक्विलिब्रियम पर ही रहेगा, एक्सटर्नल स्ट्रेस डालकर आप इक्विलिब्रियम को खत्म कर सकते हो। ये वाली बात समझ आ रही है? लेकिन इस एक्सटर्नल स्ट्रेस को बैलेंस करने के लिए सिस्टम अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा और आपने जो इफेक्ट डाला है उस इफेक्ट को क्या करेगा? अनडन करेगा, ताकि इक्विलिब्रियम दोबारा से एस्टैब्लिश हो जाए। तो ली शैटलियर का प्रिंसिपल आपसे क्या कहता है? ली शैटलियर का प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आप इक्विलिब्रियम पर इस एक्सटर्नल स्ट्रेस डालो, क्या डालो? अब ये एक्सटर्नल स्ट्रेस तीन तरह के हो सकते हैं। अगर आप कोई रिएक्शन जो कि इक्विलिब्रियम पर है उसके टेम्परेचर को बदल दो, उसकी कंसंट्रेशन को बदल दो या उसके प्रेशर को बदल दो, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। और इक्विलिब्रियम क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? अरे भाई, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर वो स्टेट जिस पॉइंट पर आकर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एक दूसरे के बराबर हो जाए। तो अगर मैं सिस्टम पर स्ट्रेस डाल रहा हूं और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की जो रफ्तार बराबर थी अब वो बराबर नहीं। हो सकता है आपके स्ट्रेस डालने से फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ गया हो, ठीक है, तो सिस्टम क्या करेगा? बैकवर्ड रिएक्शन को भी बढ़ाएगा ताकि दोनों क्या हो सके? आपने स्ट्रेस लगाया सिस्टम पर, आपने टेम्परेचर बदला, आपने कंसंट्रेशन बदला, आपने प्रेशर बदलकर बैकवर्ड रिएक्शन को बढ़ा दिया। पहले दोनों बराबर थे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश थी। आपके स्ट्रेस डालने की वजह से बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ गया। सिस्टम क्या करेगा? फॉरवर्ड रिएक्शन को बढ़ाएगा ताकि दोनों फिर से एक दूसरे के बराबर आ जाए और इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए। तो अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर प्रिंसिपल, आप किसी इक्विलिब्रियम सिस्टम को जब डिस्टर्ब करोगे तो इक्विलिब्रियम अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा और इक्विलिब्रियम खुद को दोबारा से एस्टैब्लिश कर लेगा। इतनी बात समझ आ गई? अंग्रेजी में लिख लो, उसके बाद में डिटेल में समझाता हूं कि क्यों बोल रहा है भाई, क्या करें इस काम। लिखिए, इफ एन एक्सटर्नल स्ट्रेस, मेरा ख्याल है आप लोगों को नोट्स लिक्विड सॉलिड चैप्टर तक मिल गए, पीडीएफ भी नहीं मिली, पीडीएफ मुझसे ले लेना। पीडीएफ मैंने, अच्छा जब नोट्स नहीं थे सॉलिड तक के तो पेपर किससे याद किया? मतलब अच्छा, मुझे वैसे नोट्स भेजे हुए काफी टाइम हो गए, सर अब्दुल्ला से कहना कि दे देना, और नोट्स से ही याद करो तो बेहतर है। किताब से भी कर सकते हैं, अगर आपको सेंस हो के कहां से कहां तक याद करना तो किताब भी बिल्कुल सही है। खैर, नोट्स थोड़ा सा सिस्टमैटिक हो जाता है, ज्यादा ढूंढना ढांडना नहीं पड़ता आपको। लिखवाऊं? लिखिए, इफ एन एक्सटर्नल स्ट्रेस such as concentration pressure or temperature
is applied to a system at equilibrium comma the equilibrium is disturbed and tends to shift in a direction to to वाला to undo undo the effect of stress imposed. क्या बात समझ आई कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है अगर एक्सटर्नल स्ट्रेस डालो उस पर, कंसंट्रेशन बदलकर, प्रेशर बदलकर या टेम्परेचर बदलकर, लेकिन इक्विलिब्रियम अपनी डायरेक्शन को बदलेगा और जो इफेक्ट आपने डाला है उसे अनडन करेगा, अंडू करेगा, ताकि इक्विलिब्रियम दोबारा से स्टैब्लिश हो जाए। देखो आपको पता है ना, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने के बाद कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, ना रिएक्टेंट में कोई कमी आएगी ना प्रोडक्ट में कोई इजाफा होगा। इसका मतलब यह हुआ कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाने के बाद प्रोडक्ट की मिकदार में कोई इजाफा, तो अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो फिर तो वो बनेगा ही नहीं, है ना, थोड़ा सा बनेगा, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश और प्रोडक्ट बनना मतलब इजाफा होना बंद, ऐसा ही है। तो ली शैटलियर कहता है कि हम इक्विलिब्रियम की पोजीशन को ही जरा सा हिला देते हैं। मान लो कुछ ऐसा हो रहा है कि अगर ए और बी आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और एक प्रोडक्ट बना रहे हैं ए बी, ठीक है, आप रिएक्टेंट लोगे और ये रिएक्टेंट आपको प्रोडक्ट बनाकर देगा, करेक्ट। लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा प्रोडक्ट बैकवर्ड आएगा और मान लो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। ये ऐसा होता नहीं है, बस समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये जो पॉइंट है ये वाला, ये रिएक्शन का स्टार्ट है और ये वाला पॉइंट जो है ये रिएक्शन का एंड है, ठीक है। अगर इक्विलिब्रियम यहां पर एस्टैब्लिश हो गया तो इसका मतलब रिएक्शन के शुरू में ही इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, और जब शुरू में एस्टैब्लिश होगा तो रिएक्टेंट बहुत सारा बचा हुआ होगा, प्रोडक्ट जरा कम होगा। लेकिन अगर मैं कुछ स्ट्रेस डालकर इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दूं और इक्विलिब्रियम अपनी पोजीशन बदलकर यहां पर आ जाए, तो इसका क्या मतलब होगा कि अब बहुत सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन चुका है और अब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है। इसका मतलब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने के बाद मेरे पास काफी सारा प्रोडक्ट यहां पर अभी भी मौजूद होगा। बात समझ आ रही है? तो हम अपने प्रोडक्ट की यील्ड को, यील्ड का मतलब होता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, हम अपने प्रोडक्ट की यील्ड को बढ़ा सकते हैं बाय यूजिंग रीसेट। बट कैसे बढ़ा सकते हैं पता भी तो हो कि कंसंट्रेशन कैसे बदलनी है, ठीक है, प्रेशर को कैसे बदलना है, कम करना है ज्यादा करना है, टेम्परेचर कम करना है ज्यादा, ये चीजें लॉन्ग में भी आती हैं। लॉन्ग में कैसे आती है सिखा दूंगा, शॉर्ट में भी आती हैं, कैसे आती हैं बता दूंगा, ठीक है। स्टार्ट करें, बहुत लंबी कहानी है। 3 बातें की हैं हमने, स्टार्ट करते हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन से। नंबर 1, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। क्या किसी को याद है लॉ ऑफ मास एक्शन में हमने पढ़ा था, द रेट एट विच रिएक्टेंट रिएक्ट इज प्रोपोर्शनल टू देयर एक्टिव मास एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जितना ज्यादा रिएक्टेंट होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा, है ना। तो मान लो मेरे पास ए और बी करते हैं रिएक्शन, सी और डी बना लेते हैं और ये सी और डी वापसी ए और बी बना लेते हैं। एक रिवर्सिबल रिएक्शन यहां पर चल रहा है, ठीक है। आप क्या करते हो,
आप यहां पर ऐड कर देते हो, क्या करते हो, ऐड कर देते हो रिएक्टेंट को। ये वाली साइड किसकी है बेटा, रिएक्टेंट की है। विद रिस्पेक्ट टू दिस ये आपका क्या हो गया, तो आपने रिएक्टेंट को बढ़ा दिया। जब आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, फॉरवर्ड वाला या बैकवर्ड वाला, फॉरवर्ड वाला। क्यों, क्योंकि ए और बी मिलकर सी और डी बनाएंगे, ए और बी मिलकर सी और डी बनाएंगे, ये वाली डायरेक्शन फॉरवर्ड है। इसका मतलब ऐड करेंगे जब ए और बी को जब हम ऐड करेंगे तो रिएक्शन किस डायरेक्शन पे चल पड़ेगा बेटा, फॉरवर्ड। अब ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा समझो। इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन का एक अपना फिक्स रेशो होता है जिसे आप केसी कहते हो, है ना। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का एक रेशो होता है और इसी रेशो को आप कहते हो केसी, ठीक है, कांस्टेंट है ये। अगर आप रिएक्टेंट को बढ़ा दो तो क्या ये रेशो डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा, है ना। आपने बढ़ा दिया किसे, रिएक्टेंट को बढ़ा दिया, आपने बढ़ा दिया रिएक्टेंट को, करेक्ट, रेशो डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। आपने इफेक्ट डाला है रिएक्टेंट साइड पर, आपने रिएक्टेंट को बढ़ाया है, इक्विलिब्रियम अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, ठीक है। आपने रिएक्टेंट को बढ़ाया है, इक्विलिब्रियम किसे बढ़ाएगा, ताकि रेशो फिर से क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, जो कि केसी पर था। और सवाल ये कि प्रोडक्ट कब बढ़ेगा, जब फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, बात समझ आ रही है। तो इसी वजह से जब आप रिएक्टेंट को बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट भी बढ़ना चाहेगा, और प्रोडक्ट कब बढ़ेगा, जब रिएक्शन कहां जाएगा, ये वाली बात समझ आ गई। अब इसका जवाब मुझे खुद से दो। अगर मैं रिमूव कर दूं रिएक्टेंट को, क्या कर दूं, ए को रिमूव करूं, बी को करूं, या दोनों को रिमूव कर दूं, तो इसका मतलब मैंने रिएक्टेंट को कम कर दिया, है ना। इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा कि प्रोडक्ट भी कम हो जाए, और प्रोडक्ट कम कब होगा, जब रिएक्शन आएगा। ये वाली बात समझ आ गई। अब एक और बात समझो, इक्विलिब्रियम मिक्सचर में अगर मैं सी और डी, जो कि इसके रिस्पेक्ट से तो प्रोडक्ट ही है, अगर मैं ऐड कर दूं, सी और डी ऐड कर दूं, तो सी और डी बढ़ जाएगा। इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा, ये भी बढ़े। ये कब बढ़ेगा, जब रिएक्शन आएगा बैकवर्ड, है ना। और अगर मैं प्रोडक्ट को निकाल दूं, यहां से रिमूव कर दूं, तो प्रोडक्ट कम हो जाएगा। इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा, रिएक्टेंट भी कम हो जाए। रिएक्टेंट कब कम होगा, जब रिएक्शन कहां आएगा, बात समझ आ रही है। तो इसका मतलब अगर आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्शन को कहां लेके जाना पड़ेगा, और रिएक्शन फॉरवर्ड कब जाएगा, जब आप रिएक्टेंट को बढ़ाओगे या प्रोडक्ट को रिमूव करोगे। तो ली शेडलियर ने हमें सिखाया कि अगर प्रोडक्ट नहीं बन रहा, मजीद प्रोडक्ट में इजाफा नहीं हो रहा, तो आप क्या करो, आप रिएक्टेंट बढ़ा दो, प्रोडक्ट भी बढ़ जाएगा। या फिर एक काम करो, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसे निकालते जाओ, प्रोडक्ट निकालते जाओगे, रिएक्शन फॉरवर्ड आता जाएगा और प्रोडक्ट बनता जाएगा। क्या बात समझ आ गई। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन कैसे काम करता है, कॉपी कर लो। लंबी लंबी वो जुमले बाजियां मैं यहां पर नहीं कर रहा, सिंपल से बात आपको समझा दी है, मुझे उम्मीद है समझ आ गई है। वैसे टेक्निकली ये बात दुरुस्त नहीं है अभी जो मैं लिख रहा हूं, बट याद रखने के लिए सही है कि रिएक्शन विल शिफ्ट, रिएक्शन फेवर द डायरेक्शन ऑफ लेस कंसंट्रेशन। देखो, जब इसे बढ़ा रहे हो तो ये कम हो जा रहा है, रिएक्शन उसकी तरफ भाग जाएगा जो कम हुआ। जब आप इसे बढ़ाओगे तो ये कम हो जाएगा, रिएक्शन कम वाले की तरफ भाग जाएगा, है ना। जब आप इसे निकालोगे तो ये कम हो गया, रिएक्शन इसकी तरफ भागेगा। जब आप इसे निकालोगे ये कम हो जाएगा, रिएक्शन इसकी तरफ आ जाएगा। मतलब आप कैसे भी याद रख सकते हो। ऐसे ही मैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ प्रेशर आपको समझाऊंगा। कोई मुश्किल बात इसमें?
इसका मतलब समझ रहे हो कि अगर मेरे पास एक रिएक्शन हो 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3, मैं आपसे अगर एमसीक्यूज में पूछूं कि अगर मुझे SO3 की कंसंट्रेशन बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा, या तो SO2 और O2 को ऐड करना होगा या फिर SO3 को रिमूव करना पड़ेगा, तभी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। बात समझ गए? सेकंड इफेक्ट है बेटा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। क्या है सेकंड? टेम्परेचर। भाई प्रेशर का इफेक्ट तो सिर्फ और सिर्फ किस पे पड़ता है? गैस पर। लिक्विड और सॉलिड पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो इफेक्ट है ओनली फॉर गैसियस इक्विलिब्रियम। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही गैस है तब इफेक्ट ऑफ प्रेशर आपको नजर आएगा, वरना नजर नहीं आएगा। 3 कंडीशन है बेटा। कितनी कंडीशन है? 3। जिसे मैं कहूंगा केस नंबर 1। और केस नंबर 1 क्या है कि जब मोल ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा हो मोल ऑफ प्रोडक्ट से। ये पहली कंडीशन है। एग्जाम्पल से समझते हैं। N2H लो, ये इक्वेशन है बच्चों जहां पर आप रिएक्टेंट के मोल काउंट करो कितने हैं? 1 और 3 कितने हो गए? 4। सही है। और प्रोडक्ट के कितने हैं? कितने हैं? 2। ठीक है। तो क्या ये कंडीशन सही है कि रिएक्टेंट के मोल ज्यादा हैं प्रोडक्ट के मुकाबले? ठीक है। ऐसी इक्वेशन पर प्रेशर कैसे असरअंदाज होगा? देखो एक बात तो आपको समझ आ रही है कि मोल ज्यादा है तो वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, है ना? तो मैं कह सकता हूं कि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे, अगर आप इंक्रीज कर दो प्रेशर को, तो देखो याद रखना कि हाई प्रेशर फेवर करेगा लेस वॉल्यूम को। क्या कहा मैंने? हाई प्रेशर फेवर करेगा। तो लेस वॉल्यूम कहां का है? तो लेस वॉल्यूम की डायरेक्शन ये होगी, है ना? और ये वाली डायरेक्शन को क्या कहते हो? समझ गए? और अगर मैं प्रेशर को डिक्रीज कर दूं तो रिएक्शन कहां जाएगा? क्या ये वाली बात समझ गए? अगर मैं चाहता हूं NH3 ज्यादा से ज्यादा बने तो प्रेशर को कम करना होगा या बढ़ाना होगा? बढ़ाना होगा, तभी तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है। केस नंबर 2, केस नंबर 2, जब मोल ऑफ रिएक्टेंट कम हो मोल ऑफ प्रोडक्ट से। एग्जांपल लेते हैं। PCl5 PCl3 प्लस Cl2। कितने मोल है रिएक्टेंट साइड पर बेटा? 1। यहां पर 2। कंडीशन फुलफिल हो रही है ना, कि मोल ऑफ रिएक्टेंट इज लेस देन मोल। यहां पर जब आप प्रेशर लगाओगे तो बात मेरी अभी भी वैलिड रहेगी। यहां मैं लिख देता हूं, जगह नहीं है तो मैं एडजस्ट कर रहा हूं। इंक्रीज प्रेशर फेवर द डायरेक्शन ऑफ लेस वॉल्यूम, या लेस मोल भी मैं लिख सकता हूं। ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं देखो, मैं इंक्रीज कर रहा हूं प्रेशर को। क्या लगता है क्या होगा? वही होगा। प्रेशर के बढ़ने से रिएक्शन की डायरेक्शन वो होगी जहां का वॉल्यूम कम है। कहां का वॉल्यूम कम है? तो यहां डायरेक्शन यही होगा ना बेटा। तो कहां आ जाएगा रिएक्शन? बात समझे? और अगर मैं
क्या करूं, डिक्रीज कर दूं तो रिएक्शन कहां चला जाएगा। इसका मतलब अगर ये वाली इक्वेशन हो तो प्रेशर बढ़ा मत देना भाई, प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड आ जाएगा। अगर ये कंडीशन हो तो फिर प्रोडक्ट ज्यादा बनाने के लिए प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। क्या बात समझ आ रही है कि अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा, ठीक है, प्रेशर को जब मैं बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन उस डायरेक्शन की तरफ बढ़ेगा जहां का वॉल्यूम। क्या ये वाली बात समझ आ गई। इसका मतलब प्रेशर देखते हुए बढ़ाना है, कभी बढ़ाने से बैकवर्ड आ जाएगा, कभी बढ़ाने से, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि मोल्स कितने हैं। बात समझ रहे हो। तीसरी जो कंडीशन है, केस नंबर 3, क्या हो सकता है, ये इक्वल हो सकता है, नो इफेक्ट, ऐसे रिएक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे कि H2 का रिएक्शन I2 के साथ हुआ, 2HI बना, यहां पर भी 2 मोल है और यहां पर भी। ऐसी इक्वेशन पर प्रेशर का कोई इफेक्ट, प्रेशर लगाओ नहीं लगाओ प्रोडक्ट पर कोई फर्क। क्या इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी समझ आ गया, मुश्किल बात कोई नहीं। अब एक रह गया है, वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, वो भी कोई मुश्किल बात नहीं है। अभी अच्छा लग रहा है, बट इसे सरदर्द भी बनाया जा सकता है, बट क्यों बनाया जब आसानी से समझ आ सकता है। कंसंट्रेशन को बढ़ाओ रिएक्टेंट की, या फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कम कर दो। प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कंसंट्रेशन का तो पड़ेगा, ठीक है। अभी टेम्परेचर भी बता दूं, फिर मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन कैसे पेपर में आते हैं वो मैं समझाता हूं, उसमें ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। अगेन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखो, एक जनरल बात करूंगा आपसे। जनरल बात यह है कि टेम्परेचर के बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, टेम्परेचर के बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन, ये जनरल बात है। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन तो दो होते हैं, फॉरवर्ड भी और कौन सा बढ़ेगा। अब थोड़ा डीप में चलते हैं। केस नंबर 1, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक कौन से रिएक्शंस होते हैं बच्चों, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। खाने का पकना एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। कढ़ाई बनानी अगर मुझे, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक, हीट करूंगा तो बनेगी ना, है ना, हीट नहीं करूंगा तो नहीं बनेगी। तो इसका मतलब कुकिंग जो है वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना। और अगर मुझे आइसक्रीम बनानी हो तो वो एक्सोथर्मिक है। मतलब जो भी मिक्सचर आपने बनाया है उसमें से हीट बाहर निकालनी होगी ताकि वो ठंडी हो जाए और आइसक्रीम बन जाए। सही है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, मिसाल देते हैं आपको, C+S या फिर H2+I2, नहीं, 2HI डिकम्पोज हुआ H2 और I2 में, और यहां पर डेल्टा H की वैल्यू है पॉजिटिव। डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब हुआ, एंडोथर्मिक है, ठीक है। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूं क्या होगा, अंदाजा लगाओ। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा क्या होगा, खाने का पकना एंडोथर्मिक है। अगर मैं मोमबत्ती में खाना पकाऊं कम हीट मिलेगी, हो सकता है पूरा दिन लग जाए, है ना। लेकिन अगर मैं आंच जरा तेज कर दूं, चूल्हे वूल्हे में जबरदस्त हो जाए, तो हीट ज्यादा करूंगा तो ज्यादा जल्दी पक जाएगा, है ना। बहुत ज्यादा तेज कर दी तो इतना अच्छा पकेगा कि खाया नहीं जाएगा। टेक्निकली खाया नहीं जाएगा लेकिन पक तो गया है, वो हमारे खाने लायक नहीं रहा लेकिन बहरहाल पक गया। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होगा, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगा, है ना। चिकन कढ़ाई, चिकन है रिएक्टेंट, प्रोडक्ट है कढ़ाई। हीट बढ़ाओगे तो ज्यादा कढ़ाई बनेगा, ठीक है, फॉरवर्ड बढ़ जाएगा। और अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज कर दो तो कढ़ाई की आइसक्रीम बन जाएगी।
चिकन आइसक्रीम खाई है किसी ने? नहीं खाई? ये बात समझ गए? और अगर आप एक्सोथर्मिक की बात करो, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर आप N2 + 3H2 इस इक्वेशन को पहचान लो, इसे हैबर-बोश प्रोसेस कहते हैं, पेपर में आता है लॉन्ग में। क्या कहते हैं? हैबर-बोश प्रोसेस। गोश्त नहीं भाई, बोश। ठीक है भाई, सारे साइंटिस्ट ही होगा, कोई पंचर वाला थोड़ी ना होगा भाई, पान लगाने वाला थोड़ी, साइंटिस्ट ही होगा, जाहिर है। ये कैसा सवाल है? ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, वैल्यू 92 पॉइंट समथिंग होती है। ठीक है, मैं आइसक्रीम बना रहा हूं और टेम्परेचर चूल्हे में रख के मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, क्या लगता है आइसक्रीम बनेगी? बैकवर्ड आ जाएगा। जो मिक्सचर आपने बनाया था वो वही वापसी तैयार हो जाएगा, बैकवर्ड आ जाएगा। अगर आइसक्रीम बनानी है तो टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, तो टेम्परेचर के बढ़ने से रिएक्शन कहां आ जाएगा? और अगर डिक्रीज करो टेम्परेचर को तो फॉरवर्ड। अगर पेपर में आपसे कहा जाए इक्वेशन को देकर, शॉर्ट में आता है, ठीक है, आपको इक्वेशन दे दी SO2 + O2 gives 2SO3, आपसे कहते हैं कि प्रोडक्ट की यील्ड को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या चेंज करना पड़ेगा? टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, प्रेशर क्या करना पड़ेगा, और कंसंट्रेशन किसकी बढ़ानी होगी? बताओ जरा। ऐसे पेपर में पूछते हैं, दो इक्वेशन देते हैं और कहते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ प्रेशर बताओ। देखो, अगर कह रहे हैं ना कि यील्ड ऑफ प्रोडक्ट बढ़ाना है, तो आप बता दो बढ़ेगा कैसे, टेम्परेचर बढ़ाना है। अगर आपसे कहा जाए ना डिस्कस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो फिर आपको बताना पड़ेगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जैसे कि मैंने लिखा कि फॉरवर्ड करने से ये होगा और बैकवर्ड करने से। लेकिन अगर पूछे ना कि प्रोडक्ट बढ़ाना कैसे, तो बैकवर्ड वाला नहीं बताओगे, आप सिर्फ क्या बताओगे? समझ लो बात। इक्वेशन देकर अगर आपसे कहें कि यील्ड ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगी कैसे, तो जब प्रोडक्ट बढ़ने की बात हो तो सिर्फ फॉरवर्ड वाली कहानी सुनाना आप। लेकिन अगर कहें डिस्कस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो फिर दोनों लिखना पड़ेगा जैसे मैं लिख रहा हूं। समझ गए? ओके, लिखो उसके बारे में, यील्ड ऑफ प्रोडक्ट कैसे बढ़ेगी।